अ वेरी वॉर्म वेलकम एवरीवन टू माय चैनल। तो अब हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री सीरीज जो कंटिन्यू कर चुके हैं, जिसमें हमने स्टार्ट किया था ब्रिटिशर्स इन बंगाल, उसमें आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद एंड बैटल ऑफ प्लासी इन 1757। उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे टुवर्ड्स बैटल ऑफ बक्सर जो हुई थी 1764 में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने क्या किया था उसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ, अदरवाइज ये लेक्चर कॉन्टिन्यूटी में समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो उसकी कॉन्टिन्यूटी बनाए रखने के लिए एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम। अब हुआ क्या था, ब्रिटिशर्स बंगाल में आ गए थे। हम देख रहे हैं ब्रिटिशर्स अपना एस्टैब्लिशमेंट कैसे करते हैं आहिस्ता आहिस्ता पूरे इंडिया में। सबसे पहले ब्रिटिशर ने किस पर अटैक किया? बंगाल पे अटैक किया। उस टाइम बंगाल के एम्परर कौन थे? औरंगजेब। औरंगजेब उस टाइम मुगल एम्परर थे बंगाल में, जब ब्रिटिशर्स ने कोशिश की बंगाल पे कब्जा करने की। औरंगजेब ने 2 पोस्ट अपॉइंट की थी, एक सूबेदार की और एक दीवान की पोस्ट। सूबेदार की पोस्ट पे उन्होंने अपॉइंट किया अजीमुशान को। ठीक है, सूबेदार की पोस्ट में उन्होंने अपॉइंट किया अजीमुशान को। इस लेक्चर को डिटेल में देखना हो तो लेक्चर 4th में जाना। ठीक है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लेक्चर 4th में जाना, तो वहाँ पे आपको ये लेक्चर डिटेल में मिल जाएगा। यहाँ मैं क्विक रिवीजन में बता रही हूँ आपको अभी। तो दीवान उन्होंने किसको अपॉइंट किया था? मुर्शिद कुली खान को, औरंगजेब ने। अब क्या होता है, आफ्टर सम टाइम औरंगजेब की डेथ हो जाती है। औरंगजेब की डेथ हो जाती है, देन उसके बाद मुगल एम्पायर काफ़ी वीक पड़ जाता है और बहुत वीक मुगल रूलर या मुगल एम्परर आते हैं। लाइक उसमें से एक वीक मुगल रूलर था फारूक शियार। ये जो फारूक शियार था औरंगजेब की डेथ के बाद वो अपॉइंट करता है सूबेदार किसको? मुर्शिद कुली खान को। तो फारूक शियार के औरंगजेब की डेथ के बाद फारूक शियार अपॉइंट करता है सूबेदार किसको? मुर्शिद कुली खान को। मुर्शिद कुली खान औरंगजेब के टाइम में दीवान था। ठीक है, उसे सूबेदार कौन बनाता है? फारूक शियार, अ वीक मुगल रूलर। फारूक शियार के बाद जब फारूक शियार मुर्शिद कुली खान को बंगाल का क्या बना देता है? सूबेदार। उसके बाद हेरिडेटरी रूल आता है कहाँ? बंगाल में। मुर्शिद कुली खान के बाद अलीवर्दी खान के बाद सिराजुद्दौला आता है। अब ये जो फारूक शियार है, इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया था जो आने वाले सभी नवाब ऑफ बंगाल के लिए एक मुसीबत बन गई थी। क्या किया था बेसिकली फारूक शियार ने? एक फारूक शियार फरमान या एक रॉयल डॉक्यूमेंट इशू किया था ब्रिटिशर्स को। उसमें क्या था कि ब्रिटिशर्स को एक्सक्लूसिव राइट दे दिए गए थे बंगाल पे, बहुत छोटे बहुत कम पैसों पे। ठीक है, बहुत कम पैसों पे ब्रिटिशर्स को बहुत अच्छे राइट्स मिल गए थे बंगाल में। ये था फारूक शियार फरमान में जो फारूक शियार ने ब्रिटिशर्स को इशू किया था। अब मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान, इन सब ने कोई भी रिवॉल्ट, कोई भी अगेंस्ट नहीं थे फारूक शियार फरमान के। पर जो सिराजुद्दौला था वो अगेंस्ट था फारूक शियार फरमान के, जो कि फारूक शियार ने ब्रिटिशर्स को दिया था, क्योंकि उससे बंगाल का पतन हो रहा था। ब्रिटिशर्स उस फारूक शियार फरमान को गलत तरीके से यूज़ कर रहे थे। तो अब ये जो फारूक शियार फरमान का जब सिराजुद्दौला रिवॉल्ट करता है, मतलब अगेंस्ट हो जाता है उसके अगेंस्ट कि फारूक शियार फरमान हम नहीं देंगे ब्रिटिशर्स को, दिस लीड्स टू द कन्फ्लिक्ट बिटवीन सिराजुद्दौला एंड ब्रिटिशर्स। तो अब क्या करता है ब्रिटिशर्स ने? क्या किया? कोलकाता फोर्ट की फोर्टिफिकेशन शुरू कर दी थी, लास्ट लेक्चर में देखा था हमने। फिर क्या किया? सिराजुद्दौला ने अटैक किया था किस पर? कोलकाता फोर्ट पर, और वहाँ पर ब्रिटिशर्स को बंदी बना लिया था। और 140 समथिंग में से सिर्फ 20 ही ब्रिटिशर्स बचे थे, बाकी सब मारे गए थे। इस ट्रेजिडी को बोला जाता था ब्लैक होल ट्रेजिडी 1756। तो इस ब्लैक होल ट्रेजिडी में जब सिराजुद्दौला ने कोलकाता पे अटैक किया तो ब्रिटिशर्स भाग गए बे ऑफ बंगाल में, फुल्डा डीप में उन्होंने क्या ले लिया? शरण ले ली। तो अब ब्रिटिशर्स को बचाने के लिए मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन की आर्मी आती है ब्रिटिशर्स को बचाने के लिए, क्योंकि ब्रिटिशर्स वीक पड़ गए थे सिराजुद्दौला के अगेंस्ट। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन की आर्मी मद्रास से आती है ब्रिटिशर्स की अब हेल्प करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुआ। ये सारा मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया हुआ है, यहाँ हम सिर्फ इसकी क्विक रिवीजन कर रहे हैं। सिराजुद्दौला और ब्रिटिशर में कन्फ्लिक्ट जो होता है वो करता है किसकी वजह बनता है? ब्लैक होल ट्रेजिडी की वजह बनता है।
जिसमें रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन की आर्मी ब्रिटिशर्स की हेल्प करने के लिए आती है बंगाल में। ठीक है, तो सिराजुद्दौला और अब किसके बीच में लड़ाई होगी? रॉबर्ट क्लाइव एंड वाटसन की आर्मी में। ठीक है, जिसमें सिराजुद्दौला क्या करता है? सरेंडर कर देता है, और सरेंडर कर दिया सिराजुद्दौला ने, तो कौन जीते? रॉबर्ट क्लाइव एंड वाटसन की आर्मी, दैट इज ब्रिटिशर्स जीते हैं। जब भी कोई लड़ाई जीतते हैं तो उसके बाद एक ट्रीटी होती है। ठीक है, ट्रीटी ऑफ अब्यूजिव अलीनगर, अलीनगर की संधि होती है, जो काफ़ी डिस्ग्रेसफुल संधि थी सिराजुद्दौला के लिए। ठीक है, ये संधि कब हुई? 1757 में। क्यों हुई? क्योंकि कन्फ्लिक्ट हो गया था बिटवीन सिराजुद्दौला एंड ब्रिटिशर्स, विच लीड्स टू ब्लैक होल ट्रेजिडी। सो ब्लैक होल ट्रेजिडी की वजह से कन्फ्लिक्ट होता है किसके बीच में? सिराजुद्दौला और ब्रिटिशर्स के बीच में, जिसमें सिराजुद्दौला क्या हो जाए? सिराजुद्दौला हार जाता है रॉबर्ट क्लाइव की आर्मी के अगेंस्ट। देन ट्रीटी ऑफ अब्यूजिव अलीनगर होती है, अलीनगर की संधि होती है 1757 में। अब सिराजुद्दौला हार चुका था और ब्रिटिशर्स विनर थे, तो इस ट्रीटी में क्या क्या पॉइंट्स कहे गए कि अब जो जीता है उसे क्या क्या मिलेगा, कि वो कोलकाता की फोर्टिफिकेशन कर सकते हैं। वो कौन थे विजेता? ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स अपने कॉइन यूज़ करेंगे बंगाल में, अब ब्रिटिशर्स टैक्स फ्री ट्रेड करेंगे अब बंगाल में। ठीक है, इतने सारे राइट्स ब्रिटिशर्स को मिल गए, जो कि सिराजुद्दौला से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो वो एक रिवेंजफुल मूड में आ जाता है कि अब मैं रिवेंज लूँगा ब्रिटिशर्स से, तो वो कॉन्स्पिरेसी करने शुरू कर देता है अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। ऑन द अदर हैंड रॉबर्ट क्लाइव भी जानता है कि सिराजुद्दौला की जितनी बुरी हार हुई है, अब वो आराम से तो नहीं बैठेगा, वो हमारे अगेंस्ट षड्यंत्र करेगा ही करेगा। तो यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव दैट इज़ ब्रिटिशर की आर्मी भी षड्यंत्र दैट इज़ कॉन्स्पिरेसी करने शुरू कर देती है अगेंस्ट सिराजुद्दौला। अब ब्रिटिशर्स का एक प्लस पॉइंट क्या था कि वो क्या करते थे? राजा को ही आपस में लड़वाते थे और अपना फ़ायदा वहाँ से निकालते थे। ठीक है, अब रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है? सिराजुद्दौला के जितने भी ट्रस्टेड पर्सन थे, सिराजुद्दौला के कोर्ट में उसके जितने भी ट्रस्टेड लोग थे, उन सबको अपने साथ मिलाते हैं। कौन? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव सिराजुद्दौला के जितने भी ट्रस्टेड पर्सन थे, जैसे घसीटी बेगम, शौकत जंग, ठीक है, ये सभी सिराजुद्दौला के बहुत ट्रस्टेड पर्सन थे, लॉयल पर्सन थे सिराजुद्दौला के। तो इनको आहिस्ता आहिस्ता रॉबर्ट क्लाइव अपनी साइड करता है, अपनी बातों में मिलाता है कि तुम मेरा साथ दो तो मैं तुम्हें ये दूंगा, मैं तुम्हें ये अपॉइंट कर दूंगा। उसमें से एक इम्पॉर्टेंट पर्सन था जो कि सेनापति था सिराजुद्दौला का, जिसका नाम था मीर जाफ़र। मीर जाफ़र वेरी इंपॉर्टेंट नेम, जो सेनापति था सिराजुद्दौला का, उसे भी अपने साथ मिलाते हैं। कौन? रॉबर्ट क्लाइव। जगत सेठ, अमीर चंद एंड राय दुर्लभ, इन सभी पर्सन को, जो कि ट्रस्टेड पर्सन थे सिराजुद्दौला के, इन सभी को अपने साथ मिलाता है रॉबर्ट क्लाइव और षड्यंत्र करता है अगेंस्ट सिराजुद्दौला। ठीक है, तो इन सभी लोगों को रॉबर्ट क्लाइव अपने साथ मिलाता है, अपनी बातों में लाता है। जैसे सेनापति मीर जाफ़र था, उसे बोलता है तुम मेरे साथ आ जाओ, हम सिराजुद्दौला को हटा देंगे और तुम्हें यहाँ का नवाब बना देंगे बंगाल का। तो मीर जाफ़र का नाम आप याद रखेंगे, जो सेनापति था किसका? सिराजुद्दौला का। वो भी किसके साथ मिल जाता है जाकर? रॉबर्ट क्लाइव के साथ। तो ये एक कॉन्स्पिरेसी बैटल बन गई, मिलिट्री बैटल नहीं थी। मतलब सिराजुद्दौला कॉन्स्पायर कर रहा है अगेंस्ट ब्रिटिशर, षड्यंत्र रच रहा है अगेंस्ट ब्रिटिशर, और वहीं पे ब्रिटिशर दैट इज रॉबर्ट क्लाइव षड्यंत्र रच रहा है अगेंस्ट सिराजुद्दौला। तो ये कॉन्स्पिरेसी बैटल जो बन गई, ये लीड करेगी टुवर्ड्स बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, ये षड्यंत्र किसको रिजल्ट, इस षड्यंत्र का क्या रिजल्ट आएगा? बैटल ऑफ प्लासी 1757। इस षड्यंत्र का रिजल्ट आता है कि क्या होता है? बैटल ऑफ प्लासी लड़ी जाती है इन 1757 में लड़ी जाती है। बैटल ऑफ प्लासी 1757, ये कोई मिलिट्री बैटल नहीं थी, आमने सामने हुए। एक तरफ सिराजुद्दौला था, एक तरफ ब्रिटिशर्स के रॉबर्ट क्लाइव और उसकी आर्मी थी। और रॉबर्ट क्लाइव के साथ ये सभी इंसान थे जो कि सिराजुद्दौला के ट्रस्टेड पर्सन थे। सिराजुद्दौला इनको देख के ही सरेंडर कर जाता है कि ये मेरे साथ क्या हो गया, सारे ही मेरे अगेंस्ट हो गए। और ब्लैक होल ट्रेजेडी के बाद जब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव की आर्मी एक दूसरे के आमने सामने होती है, उसमें सिराजुद्दौला सरेंडर कर देता है। ट्रीटी ऑफ अब्यूजिव अलीनगर की होती है 1757 में, जिसमें सिराजुद्दौला हार चुका होता है रॉबर्ट क्लाइव के आगे। तो इस ट्रीटी के अंडर कुछ पॉइंट्स, ठीक है, कुछ फीचर्स रखे जाते हैं कि ये सभी पॉइंट्स मिलेंगे अब किसे? ब्रिटिशर्स को, दैट इज रॉबर्ट क्लाइव को मिलेंगे, क्योंकि वो जीते हुए हैं। कोलकाता की फोर्टिफिकेशन कर सकते हैं ब्रिटिशर्स, अपने कॉइन यूज़ कर सकते हैं बंगाल में, और टैक्स फ्री ट्रेड कर सकते हैं बंगाल में ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो अब सिराजुद्दौला रिवेंजफुल मूड में था और ब्रिटिशर्स
कॉन्स्पिरेसी करने स्टार्ट कर दी उन्होंने सिराजुद्दौला के अगेंस्ट। ठीक है, सिराजुद्दौला रिवेंजफुल मूड में था। ब्रिटिशर्स को पता था कि सिराजुद्दौला ऐसे तो नहीं बैठेगा, अब हमें इसके अगेंस्ट षड्यंत्र करना पड़ेगा और इसे हटाना ही पड़ेगा बंगाल से। तो रॉबर्ट क्लाइव षड्यंत्र रचता है किसके साथ मिलकर? ट्रस्टेड पर्सन ऑफ सिराजुद्दौला, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है मीर जाफर, जो कि सेनापति था किसका? सिराजुद्दौला का। तो मीर जाफर वेरी इंपॉर्टेंट नेम, याद रखेंगे आप। ये एक कॉन्स्पिरेसी जो दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट कर रहे हैं, सिराजुद्दौला ब्रिटिशर के अगेंस्ट, ब्रिटिशर सिराजुद्दौला के अगेंस्ट। इट लीड्स टू द बैटल ऑफ पलासे इन 1757। तो अब हम देखते हैं बैटल ऑफ पलासे 23 जून 1757 में जो हुई थी। बैटल ऑफ पलासे को देखने से पहले हम देखते हैं ये जो पलासे है ये जगह कहाँ पे है? तो बंगाल के भागीरथी कोस्ट में जगह है पलासे। ठीक है, जिसको पलाशे बोलते हैं एक्चुअली। पलाशे की जगह कहाँ पर थी? बंगाल के भागीरथी कोस्ट में। तो इस जगह पर लड़ी जाती है बैटल ऑफ पलासे, जो कि एक कॉन्स्पिरेसी बैटल थी। ठीक है, ना कि एक मिलिट्री बैटल थी। मतलब आपस में वो लड़ते भिड़ते तो नहीं है, उस लड़ने भिड़ने से पहले ही ये बैटल खत्म हो जाती है। इट इज़ अ कॉन्स्पिरेसी, इट वॉज अ कॉन्स्पिरेसी बैटल बिटवीन सिराजुद्दौला एंड ब्रिटिशर्स के रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। रॉबर्ट क्लाइव के साथ सिराजुद्दौला के सारे मोस्टली सारे ट्रस्टेड पर्सन किसके साइड हो गए? रॉबर्ट क्लाइव के साथ हो गए, जो कि सिराजुद्दौला को नहीं पता था। उसके लिए बहुत बड़ा धक्का लगा सिराजुद्दौला को कि जो मेरे साथ लॉयल और ट्रस्टेड पर्सन थे वो सारे बैटलफील्ड में रॉबर्ट क्लाइव की साइड खड़े हुए हैं। तो ठीक है, तो यहीं पे सिराजुद्दौला अब क्या कर देता है? सरेंडर ही कर देगा कि मेरे सारे ट्रस्टेड पर्सन उन्हीं के साथ है, तो मैं लड़ाई लड़ूंगा कैसे? ठीक है, तो यहाँ मीर जाफर जो कि सेनापति था सिराजुद्दौला का, वो भी रॉबर्ट क्लाइव के साथ ही था। तो यहाँ सिराजुद्दौला हार जाता है। ठीक है, सरेंडर कर देता है बेसिकली। और ये जो कॉन्स्पिरेसी बैटल है दैट इज बैटल ऑफ पलासे, इसका रीज़न क्या था? क्यों हुई थी? ट्रीटी ऑफ अब्यूजिव अलीनगर 1757 क्यों हुई थी? क्योंकि जो अलीनगर की संधि हुई थी सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में, वो रीज़न बनता है बैटल ऑफ पलासे का। अब रॉबर्ट क्लाइव जो था इस बैटल ऑफ पलासे के विनर रहे, क्योंकि सिराजुद्दौला ने सरेंडर ही कर लिया कि मेरे सारे ट्रस्टेड पर्सन तो रॉबर्ट क्लाइव की साइड खड़े हैं। तो सिराजुद्दौला ने सरेंडर किया, रॉबर्ट क्लाइव विनर हुए। तो रॉबर्ट क्लाइव ने अपना ब्रिटिश एम्पायर कहाँ बसा लिया? बंगाल में बसा लिया। और मीर जाफर जो कि ट्रस्टेड पर्सन थे उस टाइम पे सिराजुद्दौला के, उसे जैसे रॉबर्ट क्लाइव ने उन्हें प्रॉमिस किया था कि तुम मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हें बंगाल का नवाब बना दूंगा। हालांकि मीर जाफर जो थे वो सिर्फ एक पपेट नवाब ही थे। ठीक है, पपेट नवाब ही थे ब्रिटिशर्स के। बेसिकली ऑपरेट ब्रिटिशर्स ही कर रहे थे, नाम मात्र। उनमें इतना दिमाग नहीं है ना मीर जाफर वगैरह में कि ये हमें यूज़ कर रहे हैं ब्रिटिशर्स, हमें ही आपस में लड़वा रहे हैं और हमें यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, यही मेन एडवांटेज था किसका? ब्रिटिशर्स का। और यही डिसएडवांटेज था इंडियंस का कि उन्हें यही चीज़ समझ नहीं आ रही थी कि हमें आपस में लड़वा के ये तो अपना ही फ़ायदा कर रहे हैं। तो मीर जाफर सिर्फ एक नाम का ही नवाब था, पपेट नवाब था ब्रिटिशर्स का। देन ब्रिटिशर्स लेटर ऑन इन 1760 मीर जाफर को भी रिप्लेस कर देते हैं विद मीर कासिम, और मीर कासिम को नवाब बना देते हैं। तो इसे कहा जाता है 1760 में कि बंगाल में रिवॉल्यूशन हुई कि मीर जाफर की जगह मीर कासिम को बना दिया है। पर ऐसा कुछ नहीं था, कोई रिवॉल्यूशन नहीं हुई थी एज सच, कोई एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज नहीं आया था। मीर कासिम को भी वो नाम का ही नवाब बनाते हैं, ब्रिटिशर्स का ही होल्ड रहता है बंगाल में। ठीक है, तो बंगाल रिवॉल्यूशन थोड़ा याद रखेंगे 1760। तो बैटल ऑफ पलासे 23 जून 1757 में एक कॉन्स्पिरेसी बैटल थी बिटवीन सिराजुद्दौला एंड रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव के साथ सभी ट्रस्टेड पर्सन थे सिराजुद्दौला के, जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट नाम था मीर जाफर। इसका रीज़न था अब्यूजिव अलीनगर की संधि 1757। मीर जाफर इम्पॉर्टेंट नाम है, सीएम था किसका? सिराजुद्दौला का। अब रॉबर्ट क्लाइव इस कॉन्स्पिरेसी बैटल दैट इज बैटल ऑफ पलासे में जीत जाता है, बंगाल में कब्जा कर लेता है, मीर जाफर को पप्पेट नवाब बना देता है। उसके बाद मीर जाफर को भी लेटर ऑन रिप्लेस कर देता है विद मीर कासिम इन 1760। 1760 में इस पॉइंट ऑफ टाइम को कहा जाता है बंगाल में रिवोल्यूशन आ गई है कि मीर जाफर को रिप्लेस कर दिया गया विद मीर कासिम। ठीक है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन नवाबों के हाथ में आ रही है, पर ऐसा नहीं था। एडमिनिस्ट्रेशन अभी भी सब कुछ मेन होल्ड अभी भी ब्रिटिशर्स के अंडर ही था। ठीक है, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट बंगाल रिवोल्यूशन। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बैटल इज बैटल ऑफ बक्सर, जो लड़ी गई 22 अक्टूबर 1764 में।
बक्सर बेसिकली एक जगह है बिहार में। ये थी एक्चुअल में मिलिट्री बैटल, ठीक है। तो बैटल ऑफ बक्सर एक्चुअल में एक मिलिट्री बैटल थी। इससे पहले जो पलाशी की बैटल की 1757 में, वो एक कॉन्स्पिरेसी बैटल थी बिटवीन सिराजुद्दौला एंड रॉबर्ट क्लाइव। इसमें वो लड़ते तो नहीं, आमने सामने होते हैं, सिराजुद्दौला पहले ही सरेंडर कर देता है। पर ये जो बैटल ऑफ बक्सर जो बिहार में हुई 1764 में, इट वॉज अ मिलिट्री बैटल, ठीक है। आपस में लड़ेंगे अब ये कौन कौन लड़ेंगे? ब्रिटिशर, दैट इज ईस्ट इंडिया कंपनी, और संयुक्त सेना मतलब यूनाइटेड फोर्स, जिसमें कौन कौन थे? बेसिकली 3-4 एम्पायर इकट्ठे होके लड़ रहे थे अगेंस्ट ब्रिटिशर। यहाँ पे थे बंगाल से मीर कासिम, अवध से सुजाउद्दौला एंड मुगल से शाह आलम। तो बेसिकली यूनाइटेड फोर्स में 3 मेजर रीजन के लीडर्स थे जो एक साथ मिले और उन्होंने बोला हम मिलकर लड़ते हैं अगेंस्ट ब्रिटिशर्स के, जिसमें बंगाल से लीडर कौन थे? मीर कासिम। अवध से कौन लीडर आए थे लड़ने के लिए? यहाँ सुजाउद्दौला। एंड मुगल के लीडर कौन थे? शाह आलम। तो बंगाल, अवध और मुगल ये एक संयुक्त सेना बनाते हैं अपनी और फिर लड़ते हैं अगेंस्ट ब्रिटिशर के इन द बैटल ऑफ बक्सर बिहार 1764। इसका रिजल्ट क्या होता है? ब्रिटिशर्स की तरफ से जो लीडर लड़ रहे थे, लीड कर रहे थे ब्रिटिशर्स को, वो कौन थे? हेक्टर मॉनरे, ठीक है। हेक्टर मॉनरे ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ रहे थे। तो ब्रिटिशर्स की तरफ से हेक्टर मॉनरे लड़ रहे थे। इस बैटल ऑफ बक्सर में भी विनर कौन रहते हैं? ब्रिटिशर्स रहते हैं। और यूनाइटेड फोर्स, दैट इज संयुक्त सेना, जिसमें बंगाल, अवध और मुगल के लीडर्स लड़ रहे थे, वो तीनों ही हार जाते हैं अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। अब सोचो कितनी बड़ी लड़ाई होगी ये बैटल ऑफ बक्सर, जिसमें ये तीनों ही फोर्सेस, बंगाल, अवध और मुगल, तीनों ही फोर्सेस अगेंस्ट ब्रिटिशर के हार जाती है। तो विनर कौन बने? ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स की तरफ से कौन लड़ रहा था? हेक्टर मॉनरे। और बंगाल, अवध और मुगल की तरफ से कौन लड़ रहा था? मीर कासिम, सुजाउद्दौला, शाह आलम। ये सभी हार जाते हैं अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। सो ब्रिटिशर्स बेसिकली यहाँ पर भी क्या घोषित हुए? विनर। इससे पहले देखें तो बक्सर की लड़ाई में यहाँ पर तो ब्रिटिशर्स जीते। इससे पहले प्लासी की लड़ाई में भी ब्रिटिशर्स जीते थे, जो कि कब हुई थी? 1757 में। तो ब्रिटिशर्स बेसिकली एक के बाद एक लड़ाई जीतते जा रहे थे और अपना साम्राज्य की एस्टैब्लिशमेंट को आगे बढ़ाए जा रहे थे इंडिया में, ठीक है। तो उन्होंने प्लासी की लड़ाई 1757 की भी जीती। देन दिस बैटल, दैट इज बैटल ऑफ बक्सर 1764, इसको भी जीत लिया अगेंस्ट यूनाइटेड फोर्स। देन कर्नाटका की बैटल, जो ब्रिटिशर्स फ्रेंच के अगेंस्ट लड़ रहे थे, उसे भी ब्रिटिशर्स ने जीत लिया था, ठीक है। सो यहाँ से इतनी मेजर बैटल्स जीतकर ये क्लियर हो चुका था उस टाइम इंडिया में कि अब ब्रिटिशर्स ही रूल करने वाले हैं इंडिया में, क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बैटल्स लड़ ली इन सभी के अगेंस्ट। तो अब ये क्लियर हो चुका था कि ब्रिटिशर्स गोना रूल द इंडिया, ठीक है। अब ये जो बैटल ऑफ बक्सर है, जीत किसने ली? ब्रिटिशर्स ने। किसके अगेंस्ट जीती? बंगाल, अवध और मुगल के अगेंस्ट। तो अब ट्रीटी होंगी, ठीक है। 2 ट्रीटी होती हैं बैटल ऑफ बक्सर के बाद। जब भी 2 एम्पायर्स के बीच में या 2 फोर्सेस के बीच में कोई बैटल होती है, तो उसका रिजल्ट एट द एंड क्या आता है कि अब ट्रीटी होगी, जो जीता है उसे क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे और जो हारा है उसे क्या क्या नुकसान उठाने पड़ेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये ट्रीटी होती है बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड यूनाइटेड फोर्सेस। तो इसमें बैटल ऑफ बक्सर में के बाद 2 ट्रीटीज़ होती हैं। पहली ट्रीटी थी इलाहाबाद की संधि प्रथम, और दूसरी ट्रीटी थी इलाहाबाद की संधि द्वितीय, ठीक है, सेकंड। इलाहाबाद फर्स्ट ट्रीटी एंड इलाहाबाद सेकंड ट्रीटी। इलाहाबाद की पहली ट्रीटी होती है 12 अगस्त 1765 में। 12 ऑफ अगस्त 1765 में होती है इलाहाबाद की फर्स्ट ट्रीटी। एंड इलाहाबाद की सेकंड ट्रीटी होती है 16 ऑफ अगस्त 1765, राइट। तो इलाहाबाद की पहली ट्रीटी में हम देखेंगे क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे ब्रिटिशर्स को और क्या क्या नुकसान उठाने पड़ेंगे अपोजिट फोर्सेस को। सिमिलरली इलाहाबाद की सेकंड ट्रीटी में देखेंगे क्या क्या पॉइंट्स, क्या क्या एडवांटेजेस मिलेंगे ब्रिटिशर्स को।
पहली ट्रीटी हुई थी 12 अगस्त 1765, सेकेंड ट्रीटी हुई थी 16 अगस्त 1765, बेसिकली 1765 याद रखेंगे आप। तो बैटल ऑफ बक्सर 22 अक्टूबर 1764 में एक मिलिट्री बैटल थी बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड यूनाइटेड फोर्सेस, ठीक है, जिसको ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं एंड एट द एंड हमारे पास क्या होता है, इलाहाबाद की संधि। तो अब हम देखते हैं इलाहाबाद की पहली संधि जो हुई थी 12 अगस्त 1765 में, ठीक है, ब्रिटिशर्स के बीच में एंड जो संयुक्त फोर्स थी दैट इज यूनाइटेड फोर्स हमारे पास क्या थी, बंगाल, अवध एंड मुगल थे। उनमें से बंगाल और मुगल के साथ होती है इलाहाबाद की पहली संधि बिटवीन रॉबर्ट क्लाइव एंड बंगाल एंड मुगल के लीडर्स के बीच में, ठीक है। मुगल की तरफ से कौन था, शाह आलम थे लीडर, एंड बंगाल की तरफ से लीडर कौन थे, नजमुल्ला। बंगाल, मुगल और अवध, ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर को हार चुके थे अगेंस्ट रॉबर्ट क्लाइव। तो उसके हारने के बाद जो ट्रीटी होती है वो पहली ट्रीटी होती है बिटवीन रॉबर्ट क्लाइव एंड बंगाल एंड मुगल के लीडर्स के बीच में, दैट इज बंगाल और मुगल एक साइड थे और रॉबर्ट क्लाइव दूसरी साइड था। इन दोनों के बीच में होती है इलाहाबाद की पहली ट्रीटी ऑन 12 अगस्त 1765। अब इस ट्रीटी में क्या क्या एडवांटेजेस, क्या क्या राइट्स मिले ब्रिटिशर्स को, क्योंकि ब्रिटिशर्स विनर थे, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जितना भी खर्चा करना है, ठीक है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जितना भी खर्चा करना है वो कौन डिसाइड करेगा, ब्रिटिशर्स डिसाइड करेंगे, ठीक है। इन्हें कहा जाता है रेवेन्यू राइट्स और दीवानी राइट्स, मतलब जो भी खर्चा करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए, जो भी खर्चा करना पड़ेगा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में, ये वाला हक, ठीक है, कितना पैसा खर्च करना है कितना नहीं करना है, सारा पैसा बेसिकली ब्रिटिशर्स के पास होगा। और ब्रिटिशर्स ने मुगल के शाह आलम को रिटायर कर दिया कि अब तुम रिटायर हो जाओ, अब हम संभालेंगे ये एम्पायर बंगाल में। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, डायरार्की रूल आया बंगाल में। रॉबर्ट क्लाइव ने डायरार्की रूल की शुरुआत की बंगाल में इस ट्रीटी के अंडर फ्रॉम 1765 से कंटिन्यू किया और अप टू 1772 तक डायरार्की रूल रहा बंगाल में, जो किसने स्टार्ट किया, रॉबर्ट क्लाइव ने, ठीक है। 1765 टू 1772 में डायरार्की रूल स्टार्ट हो गया था बंगाल में अंडर रॉबर्ट क्लाइव, अंडर इलाहाबाद की फर्स्ट ट्रीटी के अंदर, ठीक है। तो शासन को दो भागों में बांटा गया बंगाल में। एक में क्या बोला गया कि जो भी निज़म राइट्स हैं, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसे कौन होल्ड करेगा, बंगाल के नवाब। एडमिनिस्ट्रेशन को कौन देखेगा बंगाल में, बंगाल के नवाब ही देखेंगे। पर बंगाल के ऊपर जितना भी खर्चा होगा, ठीक है, बंगाल का एडमिनिस्ट्रेशन, शासन बंगाल के नवाब ही चलाएंगे। पर बंगाल में जितना भी खर्चा करना होगा उस एडमिनिस्ट्रेशन पर, दैट इज सिविल और फाइनेंस राइट्स, जिसे कहा जाता है दीवानी राइट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, दीवानी राइट्स या फाइनेंस के राइट्स, सारा पैसा का जो भी पैसा का देख रेख है, सब खर्चा वो कौन देखेंगे, ब्रिटिशर्स देखेंगे, दैट इज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही देखेगी। वहाँ पर फाइनेंस से रिलेटेड जो भी इशू होगा और जितना भी पैसा होगा वो सब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर होगा। बंगाल के नवाब को सिर्फ वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन ही सौंपा गया कि आप शासन करो पर हम पैसा हम ही देंगे, ठीक है। तो मुगल और बंगाल, मुगल के शाह आलम और बंगाल के नजमुल्ला, इनके बीच में और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में क्या हुई थी, इलाहाबाद की पहली ट्रीटी, जिसमें रेवेन्यू राइट्स मिले थे ब्रिटिशर्स को, ठीक है। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जो भी खर्चा करना है वो ब्रिटिशर्स देखेंगे। और बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव लेके आए थे डायरार्की रूल, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन दे दी गई बंगाल के नवाब को, पर उसमें कितना खर्चा करना है कितना नहीं करना है, सारा पैसा की देख रेख कौन करेगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। अब एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा, अगर आपके पास पैसा आपके हाथ में नहीं है तो आप कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलाओगे, तो बेसिकली आप लगा लो रियल पावर अभी भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ही हाथों में थी। लेटर ऑन इन 1772 में वॉरेन हास्टिंग आता है और इस डायरार्की रूल को ख़त्म करता है बंगाल से। वो क्या करता है, वो बोलता है एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस राइट्स, दैट इज दीवानी राइट्स, दोनों ही अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर होंगे। एडमिनिस्ट्रेशन भी अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर ही रहेगी, ठीक है। तो हास्टिंग ने ख़त्म किया था 1772 में डायरार्की रूल इन बंगाल, और उसने क्या बोला, एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस राइट दोनों ही राइट्स अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर है।
अंडर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंडर वारेन हास्टिंग ने 1772 में डायरार्की रूल इन बंगाल को ख़त्म किया और बोला कि एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस दोनों के ही ऊपर किसका कंट्रोल होगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल होगा। एंड दिस ये सब चीज़ें उसने किसके अंडर की, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। किसने की, वारेन हास्टिंग ने। ठीक है, तो ये हुई हमारे पास इलाहाबाद की पहली ट्रीटी जो हुई थी 12 अगस्त 1765 में। मुगल बंगाल एक साइड थे, के लीडर एक साइड थे और रॉबर्ट क्लाइव एक साइड था। अब जीतने वाला रॉबर्ट क्लाइव था तो फायदे रॉबर्ट क्लाइव को मिले। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में रेवेन्यू राइट्स मिले ब्रिटिशर्स को। डायरार्की रूल रॉबर्ट क्लाइव ने स्टार्ट किया था बंगाल में 1765 टू 1772, उसे ख़त्म कर दिया लेटर ऑन हास्टिंग ने 1772 में, और बोला कि एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस दोनों के ही राइट्स किसके पास होंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ही पास होंगे अंडर रेगुलेटिंग एक्ट 1773, राइट। तो ये हमारे पास ख़त्म होती है इलाहाबाद की पहली संधि जो बंगाल और मुगल के लीडर्स और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुई थी। ठीक है, तो अब हम देखेंगे वेरी शॉर्ट ट्रीटी है बंगाल इलाहाबाद की सेकेंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो कि 16 अगस्त 1765 में हुई थी बिटवीन अवध एंड ब्रिटिशर्स के बीच में। अवध की तरफ से अवध की तरफ से था सुजाउद्दौला एंड ब्रिटिशर्स की तरफ से अगेन रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, यहाँ अवध पे जितने भी खर्चा करना होगा सारे फाइनेंस के राइट्स ब्रिटिशर्स के अंडर थे। ठीक है, इस ट्रीटी के अंडर ये फायदे मिले ब्रिटिशर्स को, और अवध में ब्रिटिशर्स अब टैक्स फ्री ट्रेड करेंगे। ठीक है, पूरे अवध में ब्रिटिशर अब टैक्स फ्री ट्रेड करेंगे। एक अवध में जितना भी खर्चा करना होगा वो ब्रिटिशर करेंगे, और अवध में अब ब्रिटिशर टैक्स फ्री ट्रेड करेंगे पूरे अवध में। ठीक है, तो ये सेकेंड ट्रीटी बिटवीन अवध एंड ब्रिटिशर्स। ठीक है, अब हम दोबारा से क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, 5 मिनट लगेंगे, दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। जिसे नहीं करना वो यहाँ से एग्जिट कर सकता है। ठीक है, वीडियो से। तो बंगाल में ब्रिटिशर्स आते हैं, उस टाइम मुगल एम्परर थे औरंगज़ेब। औरंगज़ेब ने सूबेदार बनाया अजीमुशान को और दीवान बनाया किसको, मुर्शिद कुली खान को। औरंगज़ेब ने बनाया, ठीक है, मुर्शिद कुली खान को दीवान। अब क्या होता है, औरंगज़ेब की डेथ हो जाती है। ठीक है, उसके बाद फारूक शियार जो है अपॉइंट करता है मुर्शिद कुली खान को सूबेदार। ठीक है, सूबेदार अपॉइंट करता है फारूक शियार मुर्शिद कुली खान को। मुर्शिद कुली खान औरंगज़ेब के टाइम में दीवान था। देन मुर्शिद कुली खान के बाद आता है अलीवर्दी खान, देन नेक्स्ट सिराजुद्दौला। अब यहाँ पे एक पॉइंट आ जाता है कि जो फारूक शियार वीक एम्परर था मुगल, उसने एक रॉयल डॉक्यूमेंट इशू कर दिया था ब्रिटिशर्स को। ठीक है, जिसके अंडर ब्रिटिशर्स के पास एक्सक्लूसिव राइट आ गए थे अंडर वेरी वेरी चीप मनी। अब क्या हुआ, ये जो फारूक शियार फरमान था ये सभी बंगाल के नवाब के लिए एक सिरदर्द का काम बन गया, क्योंकि ब्रिटिशर्स उसका गलत यूज़ कर रहे थे। किसी भी नवाब ने अगेंस्ट नहीं गए फारूक शियार फरमान के, क्योंकि अगर वो फारूक शियार फरमान के अगेंस्ट जाते तो ब्रिटिशर्स से उनके कन्फ्लिक्ट होते। सिराजुद्दौला ने ये पंगा लिया ब्रिटिशर्स के साथ और वो अगेंस्ट हो गया। ब्रिटिशर्स ने कोलकाता फोर्ट की फोर्टिफिकेशन शुरू की, सिराजुद्दौला ने कोलकाता फोर्ट पे अटैक किया। दिस लीड्स टू द ब्लैक होल ट्रेजिडी इन 1756, जिसमें ब्रिटिशर्स को सिराजुद्दौला ने कमरे में बंद करके उन्हें मारे गए वो बेसिकली। देन ब्लैक होल ट्रेजिडी होते ही जैसे ही हुई ब्रिटिशर्स भाग गए, शरण लेते हुए बे ऑफ बंगाल की तरफ चले गए। तो मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन की आर्मी को ब्रिटिशर्स की हेल्प करने के लिए बंगाल में आना पड़ा। ठीक है, एंड आफ्टर दैट सिराजुद्दौला और अब आमने सामने कौन है, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन की आर्मी। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन की आर्मी आमने सामने है, जिसमें सिराजुद्दौला सरेंडर कर देता है। दिस लीड्स टू द ट्रीटी ऑफ अब्यूजिव अली नगर 1757, जिसमें सिराजुद्दौला और ब्रिटिशर आमने सामने होते हैं। सिराजुद्दौला लूजर था, ब्रिटिशर विनर था। तो रॉबर्ट क्लाइव को क्या क्या फ़ायदे हुए, कोलकाता की फोर्टिफिकेशन कर सकता है, अब वो कॉइन अपने यूज़ कर सकता है बंगाल में, ब्रिटिशर सब टैक्स फ्री ट्रेड कर सकते हैं ब्रिटिशर बंगाल में। दोनों ही रिवेंजफुल मूड में चले गए। सिराजुद्दौला को रिवेंज लेना था, ब्रिटिशर्स को पता था सिराजुद्दौला ऐसे तो नहीं बैठेगा, अब हमें कॉन्स्पिरेसी करनी पड़ेगी अगेंस्ट सिराजुद्दौला। तो वो उसी के लोगों से मिलकर षड्यंत्र रचता है, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट इंसान था मीर जाफ़र, जो कि सेनापति था किसका, सिराजुद्दौला का। तो ये जो कॉन्स्पिरेसी होती है एक दूसरे के अगेंस्ट, ठीक है, इसमें मीर जाफ़र साथ देता है ब्रिटिशर्स का और कॉन्स्पिरेसी बैटल कन्वर्ट हो जाती है बैटल ऑफ प्लासी 1757। ठीक है, अब प्लासी बेसिकली कौन सी जगह है, बंगाल में बागीरथी कोस्ट पे ये जगह है। ये कॉन्स्पिरेसी बैटल थी, दो फोर्सेस आमने सामने खड़ी तो हुई, सिराजुद्दौला ने पहले ही सरेंडर कर लिया। क्यों,
क्योंकि उसके सारे ही लॉयल पर्सन रॉबर्ट क्लाइव की साइड थे। उसने जब देखा तो उसने सरेंडर कर लिया कि अब तो मैं ये जीत ही नहीं सकता। तो मतलब सिराजुद्दौला हार ही गया। देन ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ अब्यूजिव अलीनगर। मीर जाफर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर, क्योंकि वो सेनापति था सिराजुद्दौला का, अगेंस्ट हो जाता है उसके। दिस लीड्स टू ट्रीटी ऑफ अब्यूजिव अलीनगर 1757, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव को क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं कि वो अब अपना ब्रिटिश एम्पायर को फैलाने स्टार्ट कर देता है पूरे बंगाल में। मीर जाफ़र को नवाब बनाता है बंगाल का, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था मीर जाफ़र से कि अगर तू मेरा साथ देगा मैं तुझे नवाब बना दूंगा बंगाल का। पर वो एक पपेट नवाब ही था, ठीक है। मेन अभी भी पावर ब्रिटिशर्स के रॉबर्ट क्लाइव के हाथ में ही थी। देन ब्रिटिशर 1760 में मीर जाफ़र को भी रिप्लेस कर देते हैं विद मीर कासिम। इसे कहा जाता है बंगाल की रिवोल्यूशन। एज सच कुछ नहीं था, पावर ब्रिटिशर्स के हाथ में ही थी। देन बैटल ऑफ बक्सर स्टार्ट होती है बिहार में 1764 में। ये एक मिलिट्री बैटल थी बिटवीन ब्रिटिशर्स, जिसको लीड कर रहे थे हेक्टर मॉनरे, और यूनाइटेड फोर्स, संयुक्त सेना, जिसमें बंगाल, अवध और मुगल के लीडर्स थे कासिम, मीर कासिम, सोजाउद्दौला एंड शाह आलम। तीनों ही हार जाते हैं अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स बैटल ऑफ प्लासी पहले जीत चुके थे, अब बैटल ऑफ बक्सर भी जीत जाते हैं अगेंस्ट यूनाइटेड फोर्स। BAM लिख रही हूँ मैं, जिसे आपको याद रहेगा बंगाल, अवध एंड मुगल, ठीक है। बंगाल, अवध एंड मुगल, इन तीनों के अगेंस्ट लड़े थे कौन? ब्रिटिशर्स लड़े थे बैटल ऑफ बक्सर के, ठीक है। जब ये हार जाएंगे तो ट्रीटी भी इन तीनों से ही होगी इनकी। तो बैटल ऑफ प्लासे 1757 में ब्रिटिशर्स जीत चुके थे। बैटल ऑफ बक्सर 1764 में ब्रिटिशर्स जीत चुके थे। और साथ में ही प्लासे और बक्सर जीतने के बाद साथ में ही उन्होंने कर्नाटका की बैटल, जो कि फ्रेंच के अगेंस्ट वो लड़ रहे थे, उन्हें भी वो जीत गए। जो तो तीन मेजर बैटल्स को ब्रिटिशर्स जीत चुके थे। ब्रिटिशर्स इन तीनों बैटल्स को जीत चुके थे। तो इससे क्लियर हो चुका था कि अब ब्रिटिशर्स ही राज करने वाले हैं इंडिया में, क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बैटल्स को जीत लिया था। अब बैटल ऑफ बक्सर का रिजल्ट क्या आता है कि दो इंपॉर्टेंट ट्रीटीज होती हैं, इलाहाबाद ट्रीटी 1 एंड इलाहाबाद की ट्रीटी 2। इलाहाबाद की पहली ट्रीटी होती है बंगाल, मुगल और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में, ठीक है। BAM किया था, याद रखो, BAM, बंगाल और मुगल। बंगाल और मुगल और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में पहली ट्रीटी होती है इलाहाबाद की, जिसमें मुगल के शाह आलम को ब्रिटिशर्स रिटायर कर देते हैं कि आप रिटायर हो जाओ, अब हम संभालेंगे बंगाल में, ठीक है, साम्राज्य। और बंगाल की तरफ से नजमुल्ला था उस टाइम पर। अब बंगाल, बिहार और उड़ीसा के रेवेन्यू राइट्स या दीवानी राइट्स ब्रिटिशर्स को मिलते हैं। जितना भी खर्चा, जो भी पैसा होगा, ब्रिटिशर्स संभालेंगे। और बंगाल में डायरार्की रूल लेके आते हैं रॉबर्ट क्लाइव 1765 टू 1772। यहाँ बोला गया कि एडमिनिस्ट्रेशन का काम नवाब को दिया जाएगा बंगाल के, और जितना भी पैसा है उसे कौन संभालेगी? ब्रिटिश कंपनी। तो बेसिकली मेजर पावर या रियल पावर फिर भी ब्रिटिशर्स के हाथ में ही थी, जिसे वॉरेन हास्टिंग इस डायरार्की रूल को 1772 में एंड कर देता है और बोलता है अब डायरार्की रूल नहीं रहेगा। एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस के राइट दोनों ही अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही होंगे। किसने बोला था ये? वॉरेन हास्टिंग ने आके एंड कर दिया था। जो इससे पहले दो राइट्स थे, एडमिनिस्ट्रेशन के और दीवानी राइट्स, दोनों ही राइट्स अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर रहेंगे, अंडर रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो यहाँ तक हमारे पास इलाहाबाद की पहली ट्रीटी की रिवीजन कंप्लीट हुई। लास्ट रह गई है इलाहाबाद की सेकंड ट्रीटी, क्विकली देख लेते हैं इसे हम, जो होती है 16 अगस्त 1765। सो बंगाल और मुगल के बीच में तो हो गई थी पहली ट्रीटी, अब रह गया बीच में अवध। अवध की तरफ से सुजाउद्दौला और ब्रिटिशर की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव के बीच में ये ट्रीटी होती है, जिसमें अवध पर कि जितने भी फाइनेंस राइट्स है, जो भी खर्चा करेंगे, जो भी पैसा होगा अवध का, वो ब्रिटिशर्स के अंडर रहेगा। और ब्रिटिशर्स जो है टैक्स फ्री ट्रेड करेंगे अवध में, ठीक है। तो बेसिकली अब बंगाल, अवध और मुगल तीनों का ही साम्राज्य खत्म करते हुए ब्रिटिशर्स ने अपना पूरा कब्जा कर लिया था बंगाल में। अब जैसे ब्रिटिशर ने बंगाल को कम्प्लीटली जीत लिया, तो ब्रिटिशर्स का एम्पायर यहाँ तो बस गया, काफ़ी पैसा उन्हें मिला, ठीक है। जो जीतता है उसे काफ़ी पैसा भी मिलता था, इतने ज़्यादा फायदे मिलते थे उस ट्रीटी के अंडर, जब ट्रीटी होती हैं, ठीक है। तो उस पैसे से वो क्या करेंगे, अब नेक्स्ट एरिया की तरफ मूव करेंगे। और बंगाल से अब ब्रिटिशर्स ने कहाँ मूव किया? मैसूर की तरफ मूव किया, दैट इज़ कर्नाटका के एरिया में उन्होंने मूव किया। वहाँ कौन कौन सी लड़ाई लड़ी और वहाँ कैसे अपना एम्पायर को एस्टैब्लिश किया, ये हम देखेंगे वेरी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।